हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग। समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही बात करेंगे। ओवरनाइट शानदार गिरावट दिखी है, करीब 5% की गिरावट। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? डेफिनेटली कल का दिन काफी बड़ा दिन था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर कम होता है तो उसका एक नेगेटिव असर पड़ना चाहिए। बट मुझे लगता है कि कल दो फैक्टर हुए। एक, चाइना की तरफ से भी जब गोल्डन वीक के बाद जब चाइना मार्केट ओपन हुआ, उसका भी असर हमने प्राइसेस पे आते हुए देखा, जिसके चलते नेगेटिवनेस बना था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टेम्पररी पुल बैक रहेगा कच्चे तेल में, लेकिन खास करके ग्रोथ की तरह देखा जाता है और जो जियो पॉलिटिकल है वो एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट बेस लेता हुआ दिखाई देगा। मॉर्निंग में थोड़ा प्रेशर जरूर हो सकता है, बट M6 पे 6160 से 6050 तक का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 63 का वापस जब मिलेगा, रिसेंटली हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना जो ओवरव्यू रखा है आगे का, उसमें ग्रोथ दिखाई है। तो कल मिला के कल की जो गिरावट के बाद मुझे लगता है कच्चे तेल में वापस एक बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सेल की सलाह नहीं, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। खरीदारी की सलाह ब्रेंट क्रूड पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने में देखें तो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी दिखी है। अब क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, कल का सेशन बेस मेटल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट हम देख रहे थे कि चाइना मार्केट जब हॉलिडे पे गया था, तो जनरली ये देखा जाता है कि चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाता है तो थोड़ा सा ड्रॉप दिखता है। लेकिन कल हमने देखा जो इकोनॉमी रिकवरी जो चाइना की तरफ से आनी चाहिए थी, और कल जो स्टेटमेंट्स आए थे वो थोड़े से निराशाजनक थे, जिसकी वजह से ये ड्रॉप दिखा था। जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबल एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही थी, वहां पे हमने देखा कि जो नंबर्स या फिर जो आउटलुक है वो थोड़े से खराब दिखे थे, जिसके टेम्पररी फॉल बैक है। बट ओवरऑल मुझे लगता है क्वार्टर फोर वैसे भी स्ट्रांग रहता है, तो इसमें आज इंटरडे के लिहाज से दबाव रह सकता है। कल भी कॉपर में हमने अच्छा दबाव देखा था, आज भी रहेगा बट लिमिटेड रहेगा। तो 838 पे कॉपर बेचिए, 845 का स्टॉप लॉस लगाइए, 830 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी कल की जो गिरावट है वो थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहेगी, बट एग्रेसिव सेलिंग मत कीजिए। जिंक के अंदर भी 282 तक बेचिए, चलिए 284 का स्टॉप लॉस लगाइए। 279 तक का एक टेम्पररी फॉल बैक रहेगा। इस फॉल के बाद वापस रिकवरी मार्केट में बनते हुए दिखेगी। बिल्कुल, तो कॉपर और जिंक दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा सोने चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? जैसे मैंने 2-3 दिन पहले से ही बता रखा था कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का अगर हम देखें तो फेड का जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है नवंबर में वो और डिमिनिश होते जा रही है। 86% की प्रोबेबिलिटी है कि 0.25 का रेट कट होगा, जबकि हमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि नवंबर में 0.5 का रेट कट होगा। ये काफी बड़ा नेगेटिव ट्रिगर था गोल्ड के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन पिछले 8 दिन में हमने सोने को 75,500 से 76,500 के बीच में ही ट्रेड होते हुए देखा था। बट जैसे कल सीज फायर और थोड़ा सा ऐसा कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया, हमने इसका एक नेगेटिव असर पड़ते हुए देखा। मुझे लगता है अभी भी सोने और चांदी में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकता है टाइमिंग, बिकॉज नवंबर की रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी घटी है ये बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। तो 75,400 पे MCX गोल्ड दिसंबर वायदे को बेचना है, 75,750 का स्टॉप लॉस लगाना है, 74,850 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 89,500 पे बेचना है, 90,600 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 87,800 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर में बिकवाली की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो सोना और चांदी दोनों ही काउंटर्स पर बिकवाली की राय। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।